हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे सेशन में, जिसमें कि हम लोग टॉप 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़िए एंड क्लास को सभी लोग दोस्तों में शेयर करिए एंड वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर करिए बिना देरी किए, और सभी लोग जुड़ जाइए। और जितने भी लोग जुड़े हैं ना, लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएंगे निम्नलिखित में से ठीक है, मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है कौन सा है जिसमें क्या होता है, विचारों का संग्रह होता है। तो बताना है विचारों का संग्रह किस में होता है। सेरिबेलम में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, अनुमस्तिष्क में या मध्य मस्तिष्क में होता है। तो ये होता है आपका अग्र मस्तिष्क में, ठीक है, जो कि प्रमस्तिष्क का भाग होता है। देखिए अग्र मस्तिष्क क्या होता है, तो प्रमस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग होता है। प्रमस्तिष्क में होता है विचारों का संग्रह, ठीक है। प्रमस्तिष्क में किसमें होता है, तो प्रमस्तिष्क में होता है विचारों का संग्रह, ठीक है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और बाहरी हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क में क्या होता है, तो सोचने की क्षमता, पढ़ने सीखने बोलने भावनाओं को नियंत्रित करने का यह केंद्र होता है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रमस्तिष्क में ज्ञान, स्मृति, इच्छा शक्ति, गतिविधियां, ठीक है, अन्य सभी गतिविधियों का के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि उसका संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए और देखिएगा सेरिब्रम आप लोगों का दिया गया है यहाँ पे। सेरिब्रम क्या होता है, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रम को क्या कह सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है। ठीक है, इसे अनुमस्तिष्क कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इसे अनुमस्तिष्क कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अनुमस्तिष्क कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अनुमस्तिष्क कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए और देखिए सेरेब्रम को क्या अनुमस्तिष्क कहते हैं, तो यह मस्तिष्क का एक भाग होता है जो कि सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच में स्थित होता है। यह न्यूरॉन से भरपूर भरपूर होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अनुमस्तिष्क के बारे में देखेंगे। तो अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम कहा जाता है, सेरिबेलम मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है, छोटा मस्तिष्क, ठीक है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जा सकता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संवेदनाएं प्राप्त करता है और उनका समन्वयन करने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, तो अनुमस्तिष्क में क्या होता है, गति, वाणी एंड आप लोगों का दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण वृद्धि, इन सभी का संतुलन बनाए रखता है। यह मस्तिष्क का पश्च, ठीक है, पश्च हिस्सा होता है, पीछे का भाग होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो मध्य मस्तिष्क के बारे में देखेंगे, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यह हिस्सा होता है। देखेंगे मस्तिष्क, ठीक है, यह जो है मध्य मस्तिष्क जो है ना, मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी हिस्सा होता है। ये क्या होता है, सेरेब्रम कार्टेज के नीचे होता है। कहाँ पे होता है, मध्य मस्तिष्क जो कि सेरेब्रम कार्टेज के मध्य में, सॉरी, नीचे होता है। आगे बढ़िए सेकंड नंबर को देखेंगे। बताएंगे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक, सॉरी, क्या पूछा गया है, सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है, संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर सेकंड का, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू जो है, एक सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक होता है। चलिए थर्ड नंबर को देखेंगे। बताइए मस्तिष्क का वह भाग जो कि व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है। तो बताएं मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि क्या करता है, बैठने की अवस्था तथा संतुलन को बनाए रखने में कायम रखता है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, तो थर्ड का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, मेडुला होगा, अनुमस्तिष्क होगा, प्रमस्तिष्क हो जाएगा, या थैलेमस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सभी लोग राइट आंसर करिए। और जो लोग भी क्लास को बाद में देखते हैं ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, वीडियो को पॉज करके और आंसर जरूर कर दिया करिए, ताकि आपको पता चले, अपना आकलन कर पाए आप कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है।
ये चीज आपको करना है, ठीक है, आकलन कर पाए ताकि आपका कितना सही हो रहा है। तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुमस्तिष्क क्या होता है, तो मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से में होता है। कहाँ पे होता है, पिछले हिस्से में होता है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो है क्या करता है, मांसपेशियों के संचालन का समन्वय करेगा, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, चिंतन स्मृति ज्ञान से, ठीक है, जुड़ा रहता है। ठीक है, किससे, चिंतन स्मृति यानी कि याद रखना, ज्ञान से, ठीक है, जुड़ा रहता है। यहाँ पे मेडुला देखेंगे, मेडुला ऑब्लागेंटा क्या होता है, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, मेडुला दिया गया है। तो मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, इसे ब्रेन स्टेम, ठीक है, ये कहाँ स्थित होता है, मेडुला जो कि ब्रेन स्टेम में स्थित होता है। और यह श्वसन, गति, रक्तचाप जैसे कई सारे कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रमस्तिष्क की बात हुआ गया है यहाँ पे। तो प्रमस्तिष्क अभी आप लोगों को बताया था मैंने क्या, तो प्रमस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क का एक बड़ा, सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा, ठीक है। प्रमस्तिष्क मानव के कई की गतिविधियों और प्राणियों के लिए जिम्मे, ठीक है, प्रणालियों के लिए, कई कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है आपका प्रमस्तिष्क। देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए, यहाँ पे थैलेमस के बारे में भी देख लेंगे हम लोग। तो थैलेमस क्या होता है, ठीक है, थैलेमस जो होता है मस्तिष्क का एक छोटा हिस्सा होता है, जो मस्तिष्क स्टेम के ऊपर, ठीक है, ठीक ऊपर होता है, सेरेब्रम कार्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है, कहाँ पे स्थित होता है, सेरेब्रम कार्टेज और मिड ब्रेन के बीच में स्थित होता है थैलेमस। चलिए आगे बढ़िए, फोर्थ नंबर को देखेंगे, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो बताइए फोर्थ का क्या हो जाएगा, कितनी कुल मांसपेशियां होंगी। ठीक है, 565, 369 या 665 या 556। ठीक है, तो ये दोनों को पहले ही आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों को सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। फोर्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 369 होगा, यानी कि 600 से कितने होते हैं, औसतन में आपका कितना होगा, 369 होगा, लेकिन करीब कितने होते हैं, 600 से 650 मांसपेशियां होती है। ये मांसपेशियां का काम क्या होता है, तो शरीर को गति देने का कार्य करती है। मांसपेशियां जो होती है ना ये, ठीक है, शरीर को गति देने का कार्य करेंगी। और मांसपेशियां क्या करेंगी, तो संकुचन से शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और पाचन क्रिया सुचारू रूप से होता है। देखिए मांसपेशियां कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, इसको देखेंगे तो ये भी कई प्रकार के होंगे। कंकाली मांसपेशियां होंगे, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा अभी। ठीक है, कंकाली मांसपेशियां हो जाएगा, एंड चिकनी मांसपेशियां होगा। ठीक है, कौन सा होगा आपका, चिकनी। ठीक है, चिकनी मांसपेशियां, यहाँ पे मांसपेशियां है आपका, ठीक है, चिकनी मांसपेशियां हो जाएगा। एंड आपका हृदय, कौन सा, ठीक है, हृदय मांसपेशियां हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे कुछ रिलेटेड बातें हम लोग देखेंगे। शरीर में ज्यादातर मांसपेशियां कहाँ पे होंगी, तो पीठ वाले हिस्से में सबसे ज्यादा मांसपेशियां होती है। हर मांसपेशी की जोड़ीदार मांसपेशी भी होती है। देखिए मांसपेशियों को हड्डी से कंडरा यानी कि टेंडन जोड़ती है, कौन जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से, ध्यान रखिएगा। मांसपेशी के संकुचन से शरीर को रक्त और भोजन जैसे पदार्थों को आगे बढ़ाने में मदद मिलता है। तो फोर्थ का क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पे निम्न द्वारा पहचाना जाता है। तो किसके द्वारा पहचाना जाएगा मधुमेह मेलाइटिस, ठीक है, सूतक मेह के द्वारा, उच्च, ठीक है, एसजीपीटी के द्वारा, या शर्करा में, या मूत्र में यूरिया के द्वारा। तो किसके द्वारा शर्करा में को पहचाना जाएगा, तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, सॉरी, मधुमेह मेलाइटिस को, किसको पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो मधुमेह मेलाइटिस को बताना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे आमतौर पे जो है किसके द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, शर्करा में हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, यानी कि डायबिटीज
एमेलाइटिस क्या है? तो एक विकार है जिसमें शरीर शरीर जो है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता है, इंसुलिन नहीं बना पाता है, इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिसकी वजह से ठीक है ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज लेवल सामान्य रूप से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा यानी कि ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? सामान्य रूप से बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज के लक्षणों में इसमें क्या होता है? इसके लक्षण क्या क्या होंगे डायबिटीज यानी कि ठीक है शुगर के? तो इसमें पेशाब और प्यास बढ़ना, पेशाब ज्यादा लगेगा, प्यास ज्यादा लगेगा और लोगों को ना चाहते हुए उनका वजन बढ़ता है। ठीक है, यानी कि वेट भी इंक्रीज होगा इसमें। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, शर्करा में हो जाएगा। 6 नंबर का देखिए, ठीक है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे पाई जाएंगी? तो बताएंगे कहाँ पे अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाएंगी। तो अनैच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं? तो यह रक्त वाहिकाओं जैसे कि पेट में होगा, ठीक है, मूत्राशय में होगा, ब्रोंकाई में, आंतों में और ठीक है एरेक्टर पीली जैसे अंगों में होता है ये। तो ये ठीक है क्या होता है? तो त्वचा का निर्माण नियामक होता है, यानी कि त्वचा के निर्माण में सहायता करता है। तो क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है कि अनैच्छिक मांसपेशियों के बारे में पूछा गया है। बताइए आप लोग अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा क्या? इसमें आपका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिल में होगा। ये तो आपका पाया जाएगा कहाँ कहाँ? आंतों में पाया जाएगा, पेट में, मूत्राशय में। यहाँ पे दिल हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पे पाई जाएंगी? तो दिल में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बताइए मानव त्वचा की औसतन मोटाई कितनी होती है? ठीक है, 2 mm होगा, यानी कि 0.5 mm होगा, या 1 mm होगा, या ठीक है कितना 1.2 mm होगा। तो सभी लोग एक बार आंसर करिए। वीडियो को जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हुए वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, बार बार कहना ना पड़े आप लोगों को क्लास में। एंड दोस्तों में सभी लोग जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए क्लास को एक बार, सभी लोग जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे जितने भी लोग ठीक है शुरू से क्लास को नहीं देखते हैं। तो जितने भी प्रश्न आपके छूटते हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिए जाके। ठीक है, एक बार देख लिया करिए। ठीक है, आपको ही फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। मानव त्वचा की मोटाई जो होती है ना, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है, कई हिस्सों में अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कि हाथों हाथों और पैरों के निचले हिस्सों में त्वचा जो होती है अलग होती है, जांग या अग्रभाग की त्वचा जो होती है मोटी होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कितनी होती है। त्वचा की मोटाई पुरुषों और महिलाओं और युवाओं में बूढ़ों के बीच अलग अलग होती है। त्वचा की मोटाई पता लगाने के लिए क्या करते हैं? स्किन फोल्ड से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है स्किन, ठीक है, स्किन फोल्ड, ठीक है, स्पिन फोल्ड से मापा जाता है। यह एक मापन की सभी पर्यवेक्षणों के लिए एक जैसा नहीं होता है, यानी कि त्वचा मापने के लिए देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेवेंथ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कई जगह देखिए अलग अलग होती है त्वचा की मोटाई, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? औसतन आपका 0.5 हो जाएगा, 0.5 mm हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा देखिए पूरा मापा जाएगा, उसके बाद से उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा एवरेज 0.5 mm होगा। बताएंगे मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा ठीक है माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो बताइए मानव प्रणाली का कौन सा हिस्सा है? ठीक है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा है जो कि माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण ठीक है प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भनाल है, फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्भनाल हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। सभी लोगों को पता है, राइट आंसर भी कर रहे हैं आप लोग। देखिए गर्भावस्था के दौरान ठीक है गर्भवती महिलाओं और भ्रूण की जीवन रेखा का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। यह एक लचीला ट्यूब होती है जो भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। क्या करेगी? भ्रूण के प्लेसेंटा से जोड़ने का कार्य करेगी। देखिए गर्भनाल जो होता है क्या होता है? तो पीले सफेद रंग की होती है, जिसे ठीक है किससे बनी होती है? जिलेटिन जैसे दिखती है। कैसे दिखती है? जिलेटिन जैसे दिखती है। गर्भनाल को ठीक है क्लैप करके काट दिया जाता है। ठीक है, क्लैप करके काट दिया जाता है। गर्भनाल जो है लगभग 2 से 3 सप्ताह में अपने आप गिर जाता है। ठीक है, जो गर्भनाल काट दिया जाता है वो क्या होता है? ठीक है ठीक है गर्भ ठीक है जब आपका क्या हो जाएगा?
ठीक है, प्रजनन के बाद की गर्भनाल को काट दिया जाएगा। गर्भनाल के काटने के बाद बच्चे की नाभि अपनी जगह बनी रहती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, गर्भनाल को कैसे रखना चाहिए, तो उसको देखभाल करते समय उसे सूखा रहना चाहिए। तो गर्भनाल एक बैगनी रंग या किसी तरह के एंटीसेप्टिक लगाया जा सकता है इस पे। ठीक है, तो देखिए, और गर्भाशय के बारे में देखेंगे। गर्भाशय महिलाओं के शरीर का एक अहम हिस्सा होता है। यह गर्भ धारण करने और उसे पालन करने का कार्य करता है। देखिए, गर्भाशय एक मांसपेशीय अंग होती है। गर्भाशय का आकार और स्थिति मासिक धर्म चक्र और ठीक है गर्भधारण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने का कार्य करेगा। ये गर्भाशय की दीवारें जो होती है ना, यहाँ पे हम लोग गर्भाशय की बात कर रहे हैं, तो गर्भाशय की दीवारें मांसपेशियां और ऊतक से मिलकर बनी होती है। गर्भाशय का ठीक है आकार कैसा होता है, नारंगी जैसा होता है। गर्भाशय का आकार जो होता है नारंगी जैसा होता है, और इसका वजन कितना होता है, 60 से 100 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, तो 60 से 100 ग्राम औसतन होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, गर्भाशय में भ्रूण प्रत्यारोपण होकर एक बच्चे में विकसित होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को देखिए। गर्भाशय ग्रीवा के बारे में देखेंगे। गर्भाशय ग्रीवा जो है आपका, देखिए अगला होगा क्या, तो सभी पॉइंट पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देख ले रहे हैं, और गर्भाशय ग्रीवा को देखते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा जो है, गर्भाशय और योनि के बीच एक ठीक है मांसपेशीय चैनल होती है, स्थित होती है मांसपेशीय चैनल। यह महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होता है। गर्भाशय ग्रीवा जो है गर्भाशय की गर्दन के नाम से भी जाना जाता है। गर्भाशय ग्रीवा को गर्भाशय का ठीक है गर्भाशय का गर्दन, गर्भाशय का गर्दन कह सकते हैं। ठीक है, गर्दन होता है, ध्यान रखिएगा। यह क्या करेगा, गर्भाशय ग्रीवा जो है गर्भाशय के शरीर को योनि से जोड़ने का कार्य करेगी। गर्भाशय ग्रीवा में क्या होगा, तो बलगम बनती है जो कि योनि से शुक्राणुओं को गर्भाशय में ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, और देखिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में सभी लोगों को पता ही है। फैलोपियन ट्यूब के बारे में ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, तो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली दो पतली नलिकाएं होती हैं। इसमें से अंडाशय से ठीक है, इसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इसी में होता है ना। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो इसमें अंडाशय से छोड़ा गया अंडा गर्भाशय तक जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें अंडा इसमें ध्यान रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फैलोपियन ट्यूब में रुकावट आने पे ठीक है गर्भवती होना मुश्किल हो सकता है, यानी कि इसमें ठीक रुकावट आएगा तो माता गर्भवती नहीं हो पाएंगी। ये चीज ध्यान रखना है। देखिए, फैलोपियन ट्यूब में अंडे और शुक्राणु का मिलना ठीक है मिलन होता है, और निषेचित अंडा ठीक है गर्भाशय में जाता है। निषेचित जो अंडा होता है ना, इसके मान लीजिए जो फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो इसका फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो एम्पुला होता है। ठीक है, वहीं पे होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को 8 का। चलिए 9 नंबर को देखिए। शरीर के किस भाग में पित्त यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है, तो बताइए पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, हृदय में होगा, फेफड़े में होगा, गुर्दे में होगा, या यकृत में होगा। तो आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यकृत हो जाएगा। देखिए, शरीर में पित्त यानी कि बाइल का निर्माण जो होता है यकृत यानी कि लिवर में होता है। यह पाचन रस है। ठीक है, यह क्या है, तो वाइल्ड जूस क्या है आपका, तो पाचन ठीक है क्या है, पाचक रस है आपका, पाचन रस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह क्या करेगा, पित्त रस को पित्ताशय में जमा हो जाता है। ये बनता है कहाँ, तो यकृत में बनेगा, और पित्ताशय में यानी कि ग्लैल गैल ब्लैडर जो होता है वहां पे स्टोर हो जाता है। पित्त रस एक क्षारीय होता है, क्या होता है, ठीक है, पित्त रस जो होता है ठीक है ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा बाइल जूस का ठीक है प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय क्षारीय। ठीक है, ये सब सारी चीजें दे देगा। ठीक है, यह आमाशय से आने वाले अम्लीय कायम को क्षारीय कायम में बदलता है। ध्यान रखिएगा, पित्त रस जो है बिलिरुबिन ठीक है विलिवर्डिन पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखना है। पित्त रस क्या करता है, तो पाचन रस में मदद करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, 10th नंबर को देखेंगे। 10वां नंबर बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा,
तो 10 का होता है लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन बताना है आप लोगों को। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन कौन सा होता है? ठीक है, वसा होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 10th का? ये तो पता ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और स्टार्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ठीक है आसानी से पच जाते हैं और ऊर्जा में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण कौन कौन से? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आसानी से पच जाते हैं। ये सब सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर आप वर्कआउट से पहले कुछ घंटे पहले तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पूरा भोजन करता है, इससे क्या होगा? तो एनर्जी आपको मिलेगा, ठीक है, एक्सरसाइज करने में। ठीक है, चलिए, तो 10th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, 12th नंबर को देखेंगे। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो सभी लोग बताएंगे किसको कहा जाता है, एस ए नोड को, ए बी नोड को, या कोड्रेंट 10 को, या ए बी सेप्टमा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? यानी कि साइनो एंट्रियल नोड। ठीक है, एस ए नोड को कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा आप लोगों का? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? एस ए नोड। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आंसर करिए एक बार। क्लास को सभी लोग शेयर करिए, एंड वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को सभी लोग लाइक करिए। ये क्या हो जाता है? हृदय का पेसमेकर जो होता है, इसे क्या, ऐसे कि इसका फुल फॉर्म सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, साइनो एंट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एंट्रियल नोड इसे कहा जाता है, यानी कि ऐसे नोड, साइनो एंट्रियल नोड इसे कहा जाता है। यह हृदय का पेसमेकर होता है। हृदय का पेसमेकर होता है। पेसमेकर देखिए क्या होते हैं? जो पेसमेकर होते हैं ना, पेसमेकर के बारे में हम लोग समझेंगे। पेसमेकर ऐसा उपकरण होता है जिन्हें आमतौर पर सर्जरी के जरिए आपके शरीर, ठीक है, शरीर में लगाया जाता है ये। ठीक है, पेसमेकर जो होता है सर्जरी के जरिए लगाया जाता है ताकि दिल की विद्युत प्रणाली को सहारा मिल सके। ठीक है, क्या होता है? दिल के विद्युत प्रणाली को सहारा मिल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एवी नोड क्या होता है? एवी नोड क्या होता है? तो ठीक है, एंट्रियो वेंट्रिकल नोड इसे कहा जाता है। एवी नोड को एंट्रियो वेंट्रिकल नोड कहा जाता है। यह हृदय का अहम हिस्सा होता है। यह हृदय के ऊपरी कक्षों यानी कि अलिंद से नीचे और निचले, ठीक है, कक्षों जैसे कि निलय तक विद्युत संकेत को भेजने का कार्य करेगा। एबी नोड हृदय की विद्युत चालन प्रणाली का हिस्सा होता है। एबी नोड देखिए हृदय के दाएं अलिंद और निलय के बीच में होता है। कहाँ पे होगा? एबी नोड जो होगा, यानी कि एंट्रियो वेंटिकुलर नोड जो है, कहाँ पे होगा? हृदय के दाएं अलिंद और दाएं अलिंद और निलय के बीच में स्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये क्या दिया है आपका? कोड टेंडिन जो है आप लोगों का क्या होता है? सीटी कहा जाता है। ठीक है, बाल्ब, लिफलेट और क्या होता है? पेपिलरी मांसपेशियों के बीच मजबूत रेशेदार कनेक्शन करता है। तो कोड टेंडिन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, एबी सेप्टमा जो होता है, एबी सेप्टम क्या होता है? तो एंट्री वेंट्रिकल सेप्टम यह हृदय का हिस्सा होता है। यह दाएं अलिंद और बाएं वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। एबी सेम, ठीक है, क्या होता है? एबी सेप्टमा एक जन्मजात, ठीक है, इसका क्या होता है? तो एबीएसटी जो होता है, एबीएसटी जो होता है एक प्रकार का, ये क्या होगा? तो जन्मजात रोग होगा। यह डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में आम होता है, यानी कि ज्यादा पाया जाता है एबी सिंड्रोम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 12th नंबर बताइए, 12 नंबर का बताएंगे। 12 का क्या हो जाएगा? कार्टिसोन एक औषधि है जो कि बनाई जाती है। तो एंजाइम से बनाई जाएगी, हार्मोन से, प्रोटीन से, या लिपिड से। तो 12th का क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। 12वें नंबर का बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिपिड से बनाया जाता है। ठीक है, कार्टिसोन। कार्टिसोन क्या है? तो कार्टिसोन क्या होता है? एक कार्टिकोस्टेरॉइड है। इसका उपयोग आम तौर पे त्वचा, जोड़ों,
फेफड़ों और अन्य अंगों की सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एंजाइम जो है, एंजाइम के बारे में समझेंगे पहले हम लोग। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है। एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। एंजाइम रासायनिक ऊर्जा का संरक्षण और रूपांतरण करता है। एंजाइम जो है क्या करता है? तो कोशिकाओं में, ठीक है, मैक्रो मोलेकुलर बनाता है। एंजाइम हार्मोन का उत्पादन करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे, ठीक है, हार्मोन दिया गया है। ठीक है, हार्मोन के बारे में समझेंगे। हार्मोन जो है शरीर के सभी कोशिकाओं को विनियमित करते हैं। आपके शरीर में जो कि चयापचय, विकास और कई कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन जो है शरीर के बारे प्रोटीन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रोटीन शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और मरम्मत करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 13 नंबर को देखेंगे। 13 नंबर बताएंगे, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। तो कैसे पैदा किया जाता है? छोटी माता के बारे में बताएंगे, इसके द्वारा पैदा किया जाता है। आंसर करिए, 13 का बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि वेरियोला विषाणु के द्वारा। ठीक है, वेरियोला जोस्टर वायरस विषाणु के द्वारा क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरियोला विषाणु के द्वारा छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा होता है। चिकन पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति कैसे होगा? तो खांसने छींकने से फैलता है ये। ठीक है, यह एक संक्रामक बीमारी होती है। किसके कारण होगा? छोटी माता वेरियोला विषाणु के द्वारा होगा। यह एक संक्रामक बीमारी है। यह वायरस हर्पीस वायरस परिवार का सदस्य होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे स्टेप। ठीक है, देखेंगे डीएनए विषाणु के द्वारा क्या होता है। डीएनए वायरस एक प्रकार का जीनोम में डीएनए वायरस होता है। ये वायरस क्या करता है? तो होस्ट कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। डीएनए वायरस जो होते हैं ना, होस्ट कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और उसमें अपना डीएनए छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, डीएनए वायरस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के कोशिकाओं को संक्रमित करेंगे। डीएनए विषाणु क्या करेंगे? वायरस जो होंगे, डीएनए विषाणु क्या करेंगे? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। देखिए, डीएनए वायरस के जीनोम का आकार अलग अलग होता है। तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा क्या होता है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस को बताएंगे। और विब्रियो कैलोरी के द्वारा ठीक है, कौन सा रोग होता है विब्रियो कैलोरी के द्वारा? ठीक है, तो विब्रियो कैलोरी के द्वारा क्या होता है? हैजा होता है। ठीक है, हैजा जो होता है ना, विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो दूषित पानी और खाने के माध्यम से फैलेगा। ठीक है, दूषित पानी और खाने के माध्यम से फैलेगा। देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा क्या फैलता है? गले का संक्रमण इसके द्वारा होता है। टॉन्सिल संक्रमण होगा, जिसे टोन्सिलाइटिस कहा जाएगा। गले का संक्रमण जिसे ग्रसनी शोथ कहा जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें किसके कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है। चलिए 14 नंबर को देखेंगे। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कौन सा है? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? कर्क रोग यानी कि कैंसर के बारे में पैदा पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो है हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर के। ठीक है, अनियमित विकिरण कैंसर पैदा कर सकता है। इसकी तीव्रता और इस्तेमाल के आधार पर ही ठीक किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कैंसर क्या होता है? तो एक प्रकार का आनुवंशिक बीमारी होता है। कैंसर के लिए पर्यावरणीय जोखिम कारण में रेडान, यूवी विकिरण रेडान के कारण होगा, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होगा, और महीन कण पदार्थ भी शामिल होते हैं। तंबाकू, ठीक है, कैंसर का सबसे अहम पर्यावरणीय जोखिम कारण होता है। कुछ वायरस और बैक्टीरिया के कारण भी, ठीक है, क्या पैदा हो सकते हैं? कैंसर। कुछ वायरस के कारण भी पैदा होगा कैंसर। आगे बढ़िए एंड लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या होगा? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का स्राव कहाँ होगा? आप लोग बताएंगे और सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, 15 का बताइए। 15 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय में होगा। ठीक है,
ठीक है। अग्नाशय में होगा, सॉरी लाइपेज का स्राव कहाँ पे होगा, तो अग्नाशय में हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। लाइपेज जो है ठीक है, हाइड्रोलेस के परिवार से संबंधित एंजाइम होता है। यह वसा के टूटने को उत्प्रेरित करता है। क्या करता है लाइपेज, जो वसा के टूटने को उत्प्रेरित करता है। तो ये ध्यान रखना है। यह कहाँ से स्राव होता है, अग्नाशय से होगा, मुंह से होगा और पेट में होगा। यहाँ पे देखिए अग्नाशय जो है आपका, ठीक है, एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, यानी कि इसे मिश्रित ग्रंथि कह सकते हैं, मिक्स ग्लैंड इसे कहा जा सकता है। अग्नाशय मुख्य रूप से दो कार्य करेगा, एक बाह्य स्राव का कार्य पाचन करेगा और दूसरा अंतःस्रावी कार्य को, जो शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। ठीक है। देखेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय पेट का एक अंग है। यह आहार नाल का हिस्सा होता है और ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। ठीक है। यकृत, देखिए यकृत के बारे में हम लोग समझेंगे। यकृत शरीर का एक अहम अंग है, इसे लीवर या जिगर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके, ठीक है, 15 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। कल अगली क्लास में आप लोगों से, जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सभी लोगों को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।